अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। तो गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद ईमेल कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी आवाज़ में आपकी स्टोरी को प्ले किया जाए तो आप कोशिश करें कि जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। इससे पहले कि हम आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको लाइक कर दें। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आज की पहली स्टोरी की तरफ। मेरा नाम जवाद है और मैं फेडरल बी एरिया अंचोली में रहा करता हूँ। ये जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये स्टोरी अब से तकरीबन 20 से 25 साल पहले मेरे बल्कि हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ ना सिर्फ पेश आई थी, बल्कि इस कहानी के हमारे साथ पेश आने के बाद काफ़ी अरसे तक हम लोग मेंटली डिस्टर्ब रहे थे। बात कुछ इस तरह से थी कि जो मेरे मामू थे वो खुदादाद कॉलोनी में रहा करते थे। तो अक्सर ऐसा होता कि हम अपने मामू के घर रुकने के लिए जाया करते थे और उनकी गली में जितने भी घर थे या जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मुझे, मेरी मदर को, इवन हमारी जितनी भी फैमिली थी, सब के सब लोगों को जाना करते थे। तो जहाँ पे हमारे मामू का घर था उस गली में ही एक बड़ा सा साफ सुथरा सा नया घर बना हुआ था। कहने को तो ये नया घर था, लेकिन मामू बताया करते थे कि पिछले तकरीबन 6 या 8 महीने से ये जो घर है ना सिर्फ खाली है, बल्कि इस घर में जो लोग रहा करते थे वो इस घर को सामान के साथ साथ छोड़ के अल्लाह जाने कहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब ये जो घर था जो कि सामान समेत वहाँ पे मौजूद था, तो लोग उसके बारे में मुख्तलिफ बातें किया करते थे। कुछ लोग कहते थे कि इस घर के जो मालिकान हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी चल रही है तो शायद इस वजह से इस घर को ऐसे ही छोड़ के चले गए। जबकि कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद ये जो मालिकान हैं, इनकी जो फैमिली है, उनके साथ कोई ना कोई हादसा पेश आ चुका है। खैर, उसके कुछ अरसे तक मज़ीद ये घर खाली रहा और उसके कुछ दिनों के बाद वहाँ पे जो इलाके का प्रॉपर्टी एजेंट था उसने उस घर के आगे लिख के लगा दिया कि ये घर किराए के लिए भी दस्तयाब है और अगर कोई इस घर को ख़रीदना चाहता है तो ये सेल के लिए भी अवेलेबल है। अब वो जो प्रॉपर्टी एजेंट था उसने ऐसा क्यों किया था या उसकी किससे बातचीत हुई थी? हो सकता है कि वहाँ जो लोग रहा करते थे या जो उस घर के मालिकान थे उनकी तरफ से इसको कोई इजाज़त मिली हो। खैर, किस्सा मुख्तसर, जैसे ही हमने वहाँ पे लिखा हुआ देखा कि घर किराए के लिए अवेलेबल है तो इत्तफाक से उन दिनों जो मेरे फादर थे वो किसी इसी तरह के घर की तलाश में थे जो कि मामू या नानी के घर के करीब हो। और जब हमें उस घर के बारे में पता चला कि ये नया घर जो कि बड़ा साफ सुथरा घर था, किराए पे दस्तयाब है और उसका जो किराया है वो भी ना होने के बराबर है, तो मेरे फादर ने उस प्रॉपर्टी एजेंट से या जो भी बीच में बंदा इन्वॉल्व था उससे बातचीत की। सारे के सारा जो इख्तियार था वो उसके हाथ में था। उसने ही एग्रीमेंट किया, उसने ही एडवांस पैसे लिए और उससे ही उस घर के किराए की बातचीत हुई। खैर, अगले महीने की 1 तारीख को हमें वहाँ पे शिफ्ट करना था। तो उस वक्त हम लोग जहाँ पे रहा करते थे वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके जो भी हमारा सामान था उसको हमने पैक करना शुरू किया। अजीब बात ये थी जो कि प्रॉपर्टी एजेंट ने मेरे फादर को बताई थी कि जो घर है, जिस घर में हम किराए पे रहने के लिए जाने वाले हैं, तो इस पे हमें 2nd फ्लोर पे रहना होगा, जबकि जो ग्राउंड फ्लोर है या जो 1st फ्लोर है वहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी सामान मौजूद है तो वो हिस्सा किराए पे नहीं दिया जा सकता। और अजीब बात ये थी कि जब हमने अपना सामान उस 2nd फ्लोर पे शिफ्ट करना शुरू किया तो उस 2nd फ्लोर पे भी बहुत सारा सामान ऑलरेडी मौजूद था।
जैसे कि वहाँ पे बेड मौजूद थे, एक फ्रिज मौजूद था, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के कपड़े और खिलौने मौजूद थे। ये जो प्रॉपर्टी एजेंट था उसने हमें कहा था कि इनमें से अगर कोई चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से इजाज़त है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर वहाँ पे जो बेड या फ्रिज वगैरह मौजूद थे वो तो हमने जाते ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, जबकि वहाँ पे जो भी बच्चों के कपड़े, ख़ास तौर पे जो खिलौने मौजूद थे, उन तमाम खिलौनों को मेरे फादर ने एक बॉक्स के अंदर पैक किया और पैक करने के बाद वहाँ पे जहाँ स्टोर मौजूद था उस स्टोर रूम के बराबर में रख दिया। हमारा ये ख्याल था कि जितने अरसे तक हमें यहाँ पे रुकना है उस अरसे के दौरान में हम कोशिश करेंगे कि जो भी पहले से चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हमारे इस्तेमाल करने की वजह से कोई चीज़ ख़राब हो गई तो ये जो प्रॉपर्टी एजेंट है ये इसका भी हमसे मुआवजा वसूल करेगा। अब उन दिनों जो मेरे फादर थे उनकी जो जॉब थी वो कुछ इस तरह से थी कि वो शाम में 4-4:30 बजे ऑफिस जाया करते थे और जब वो वापस आया करते थे तो रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम हो रहा होता था। शुरू में जब हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए तो बाज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल था और नहीं लग रहा था कि हमें वहाँ पे किसी भी किस्म की परेशानी होने वाली है। ये जो घर था, क्योंकि ये ऑलरेडी एक साफ़ सुथरा नया कंस्ट्रक्टेड घर था, तो बाज़ाहिर हमें सब कुछ अच्छा लग रहा था। वैसे ही फादर बताते हैं कि एक दफ़ा रात के तकरीबन 2:45-3 बजे जब मैं वापस घर पहुंचा तो घर के जितने भी अफराद थे, इवन के जो मेरी मदर थी वो भी सो चुकी थी। अब क्योंकि जो मेरे फादर थे उनके पास ऑलरेडी दरवाजे की या फिर जो ऊपर हमारे घर वाला दरवाज़ा था उसकी भी चाबी मौजूद थी, तो उनको कभी भी आने और जाने में परेशानी नहीं हुआ करती थी। खैर जब वो वापस आए तो वो बताते हैं कि जैसे ही मैं चेंज करने के लिए स्टोर रूम की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि वो जो टॉय बॉक्स था, जिस बॉक्स के अंदर मैंने बच्चों के खिलौने और कपड़े रख दिए थे, वो अपनी जगह से नीचे गिरा हुआ था और बच्चों के जितने भी खिलौने थे वो ना सिर्फ स्टोर रूम के बाहर बल्कि जो ड्राइंग रूम था उसके अंदर भी बिखरे हुए थे। अब जब मेरे फादर ने उन बच्चों के खिलौनों को रात के टाइम में वहाँ पे बिखरे हुए देखा तो उनका यह ख्याल था कि मेरा कोई छोटा भाई या मेरी कोई छोटी बहन, हो सकता है उन्होंने इस बॉक्स को खोल लिया हो और उनका यही इरादा हो कि खेलने के बाद वापस रख देंगे। मेरे फादर ने जितने भी टॉयज़ थे वो सारे के सारे टॉयज़ और जो भी कपड़े थे उनको दोबारा से बॉक्स के अंदर रखा और फ्रेश होने के लिए गुस्ल खाने के अंदर चले गए। फादर बताते हैं कि जब मैं 15 या 20 मिनट बाद बाहर आया तो अजीब बात ये थी कि उसी ड्राइंग रूम के अंदर जहाँ से अभी मैंने ये सारे खिलौने इकट्ठे किए थे और इनको बॉक्स के अंदर रखा था, ये सारे के सारे दोबारा से वहाँ पे न सिर्फ बिखरे हुए थे बल्कि अब ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई बच्चा मौजूद है और न सिर्फ मौजूद है बल्कि जो उसमें से बॉल थी उसको बार बार प्रेस कर रहा है। जैसे कि आमतौर पे उस दौर में या शायद अभी भी इस तरह की बॉल्स हुआ करती हैं कि अगर आप उनको प्रेस करें तो बाजा बजा करता है। अभी मेरे फादर जबकि उन खिलौनों को दोबारा से उठाने के बारे में सोच रहे थे तो बताते कि उनको एकदम से दरवाजे के पास से मूवमेंट महसूस हुई और ऐसा लगा कि जो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा है उस दरवाजे के बिल्कुल पीछे कोई खड़ा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी गर्दन को बाहर निकाल के अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहा है। खैर मेरे फादर ने जानबूझ के उसको इग्नोर किया क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरे कोई भी छोटे भाई या बहन वहाँ से खड़े हुए चुपके से मेरे फादर को देख रहे हैं। लेकिन मेरे फादर ने जब कुछ देर के बाद दोबारा से एकदम गेट की तरफ देखा तो बताते हैं कि उन्होंने देखा कि एक बच्चा जो मुश्किल से 3.5-4 साल का होगा वो गेट की आड़ में से एकदम से अंदर झांकता है और फौरन से अपने मुंह को पीछे कर लेता है। अब हमारे घर में उस एज में या उस दौर में कोई इस एज का
बच्चा मौजूद नहीं था। मेरे जो छोटे बहन भाई थे वो उस वक्त भी 8 या 9 साल के थे। अब जब मेरे फादर ने उस अजनबी बच्चे को इतनी रात में हमारे घर के अंदर देखा तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो बच्चा है शायद ये इंसान का बच्चा नहीं है। खैर इन्होंने टॉयज़ को समेटते समेटते जो भी कुरानी आयत आती थी उनकी तिलावत शुरू कर दी। मेरे फादर बताते हैं कि जब तक मैं टॉयज़ को समेट रहा था मुसलसल वो जो बच्चा था वो गेट की आड़ में से न सिर्फ अंदर झांक रहा था बल्कि ऐसा लग रहा था वो मेरे इन टॉयज़ को समेटने का और यहाँ से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा है। खैर उसके बाद मेरे फादर कमरे में आए और कमरे में आने के बाद उन्होंने आंखें बंद की और फिर उनकी आंख लग गई। अब ये जो रात में वाक़या हुआ था इस वाक़ये का जिक्र उन्होंने घर में किसी के साथ भी नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि इस वाक़ये को बताने की वजह से हम लोग ख़ास तौर पे जो हमारी मदर हैं वो डर जाएं। इसी तरह 2 या 3 दिन मज़ीद गुजरे और इत्तफाक से जो मेरी मदर थी वो हमारे मामू के घर में गई हुई थी, जबकि इस पूरे घर में मैं और मेरे दोनों छोटे बहन भाई मौजूद थे और हम सारे के सारे टीवी देख रहे थे। इसी दौरानिए में हम लोगों को स्टोर रूम का जो दरवाज़ा था उसके एकदम से खुलने की आवाज़ आई और जब हमने स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो मैंने एकदम से बाहर निकल के स्टोर रूम की तरफ देखा। मैंने देखा कि जो स्टोर रूम का दरवाज़ा था वो ना सिर्फ खुला हुआ था बल्कि ऐसा लग रहा था कि उस स्टोर रूम के अंदर एक 3-3.5 साल का बच्चा है जिसकी मुश्किल से 2.5 या 3 फीट के दरमियान हाइट होगी। वो ना सिर्फ स्टोर रूम के अंदर की तरफ खड़ा हुआ है बल्कि उस अंधेरे में उसकी जो आंखें हैं ऐसा लग रहा है जैसे उनके अंदर से लाल रोशनी निकल रही है। कुछ अजीब तरीके से वो बच्चा खड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक जो पाँव है वो छोटा है और एक पाँव बड़ा है। एक अजीब सूरत हाल थी जो मेरे सामने मौजूद थी। खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता करके दबे कदमों वापस मुड़ा और जल्दी से मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को लिया और उनको लेके फौरन से नीचे उतरने लगा, क्योंकि सच्ची बात यह है कि मैं बहुत बुरी तरह डर चुका था और मैं चाहता था कि अपने बहन भाइयों को लेके अपने मामू के घर अपनी मदर के पास चला जाऊं। अभी जबकि मैं स्टेयर से नीचे उतर रहा था और जो मेरे छोटे बहन भाई हैं वो मेरे साथ मौजूद थे, तो जैसे ही हम लोग गेट तक पहुंचने वाले थे इसी दौरानिए में हमें ऐसा लगा कि हमारे पीछे पीछे स्टेयर से किसी ने उतरना शुरू किया है। खैर हम जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से भागते हुए जैसे तैसे गेट से बाहर निकले और गेट से बाहर निकलने के बाद जब हम तीनों ने पीछे की तरफ यानी स्टेयर्स की तरफ पलट के देखा तो मैंने देखा कि उस बच्चे के साथ साथ एक औरत है जो कि बज़ाहिर 40 या 45 साल की लग रही है। कुछ अजीब सा भयानक सा उसका हुलिया है। उसकी जो रंगत है वो बहुत ज़्यादा स्याह है और ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखों के गिर्द बहुत बड़े बड़े हल्के मौजूद हैं। एक अजीब सा खौफनाक सा मंजर था जो हमारे पीछे न सिर्फ मौजूद था बल्कि ये इस बात की निशानदही कर रहा था कि जिस घर को हमने बहुत अच्छा घर समझ के किराए पे हासिल किया है इस घर में मज़ीद रुकना ख़तरे से खाली नहीं है। बहरहाल जैसे तैसे मैं अपने छोटे भाई और छोटी बहन को लेके अपने मामू के घर पहुंच गया और जब मैं अपने मामू के घर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था मेरे ठंडे ठंडे पसीने छूटना शुरू हो चुके हैं। इसी दौरानिए में ही मुझे ना सिर्फ शदीद बुखार हो चुका था बल्कि मुझे लग रहा था आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी जो तबीयत है वो ख़राब से ख़राब होती चली जा रही है। खैर अल्लाह अल्लाह करके जब मैंने ये सारा का सारा किस्सा अपने मामू को या अपनी मदर को बताया तो मेरी मदर की इवन कि मेरे मामू की भी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस हमारे साथ उस घर में आए। उन्होंने वहीं से ही हमारे फादर को कॉल की और जब उन्होंने हमारे फादर को कॉल की
तो उन्होंने भी अपने साथ जो वाक़यात पेश आए थे उनका जिक्र किया। खैर, ये जो रात थी जब मेरे फादर घर पे आए, तो ये पूरी की पूरी रात हमने अपने मामू के घर में ही गुजारी। और अगले दिन मेरे फादर ने एक तो उस स्टेट एजेंट से रब्ता किया जिसने घर हमें किराए पे दिलवाया था, और उसके साथ साथ जो करीबी मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया गया। बहरहाल जब वो मस्जिद के इमाम साहब थे उनसे रब्ता किया गया और उनको स्पेसिफिकली उस घर के बारे में बताया गया जिस घर में हम लोग किराए पे रह रहे थे। तो जो इमाम साहब थे उनका ये कहना था कि आपसे पहले जो लोग या जो मालिकान यहाँ पे रहा करते थे उनके साथ भी मुसलसल इस तरह के वाक़यात पेश आते थे, और उन्होंने जो इस घर को इसी हालत में सामान के साथ छोड़ा था तो उसकी भी यही वजह थी कि उन्होंने भी अक्सर इस घर के अंदर एक बच्चे को और उसके साथ साथ एक औरत को घूमते फिरते देखा था। खैर, जब उन लोगों ने अपने तौर पे उस औरत और उस बच्चे को या वो जो भी मखलूक़ात थी अपने घर से निकालने के लिए मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करना शुरू किया या मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ना शुरू किए, तो उसके बाद से वो जो औरत थी, वो औरत और वो बच्चा इनको और ज़्यादा नज़र आना शुरू हो चुका था। और आखिर में बिल्कुल ये हालत हो चुकी थी कि इनको चलते फिरते उठते बैठते वो औरत और वो बच्चा ख़ास तौर पे न सिर्फ सीढ़ियों के पास बल्कि ड्राइंग रूम में अक्सर नज़र आया करते थे। और जब भी वो औरत इनको नज़र आती थी तो ना सिर्फ गुस्से की हालत में होती थी बल्कि वो इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहना चाहती थी कि जो घर है इस घर को जितना जल्दी हो सकता है खाली कर दो। लेकिन ये जो लोग थे ये अपने तौर पे, क्योंकि जाहिर सी बातें इन्होंने काफ़ी ख़र्चा किया था और इस घर पे ऑलरेडी काफ़ी पैसा लगा चुके थे, तो ये चाहते थे कि जो भी मखलूक़ात इनके घर में मौजूद हैं, बजाय इसके कि ये वहाँ से जाएं, वो जो मखलूक़ात हैं उनको यहाँ से जाना चाहिए। तो कुछ अरसे तक उन लोगों ने अपने तौर पे मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़े और उसके साथ साथ मुख्तलिफ अमल करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही या जब से उन्होंने ये वज़ाइफ पढ़ना शुरू किए थे तो उस घर के जो भी लोग थे, ख़ास तौर पे जितने भी मर्द हजरात थे, उनको वो औरत ख्वाब में आके बाकायदा बोला करती थी कि अगर तुमने इन वज़ाइफ को या इन अमाल को पढ़ना ख़त्म नहीं किया तो एक एक करके तुम्हारे घर के जितने भी अफराद हैं हम सब की न सिर्फ जान ले लेंगे बल्कि तुम लोगों को मजबूर कर देंगे कि फिर तुम यहाँ से बाहर ना निकल पाओ। बहरहाल हर गुजरते हुए दिन के साथ साथ जैसे जैसे उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही थी, वैसे वैसे वो लोग फैसला कर चुके थे कि उनको इस घर को खाली कर देना चाहिए। और ये जो एकदम से इस घर को छोड़ के गए थे उसकी वजह ये थी कि एक दफ़ा रात के 3-3:30 बजे जब इस घर के मालिक की आंख खुली तो उसने देखा कि वही औरत और उसके साथ वही बच्चा इस मालिक की जो छोटी बेटी है उसके सामने खड़े हुए हैं और उसको बालों से पकड़ के खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मालिक की जो बच्ची है वो बहुत बुरी तरह से रोना शुरू हो चुकी है। खैर, ये मंजर देखने के बाद मालिक ने फ़ौरन से आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की और जैसे कि वो हमेशा सूरह बकरा की तिलावत प्ले कर दिया करता था, उसके साथ साथ उसने सूरह बकरा की तिलावत कंप्यूटर पे या जैसे भी प्ले कर दी। उसके कुछ देर बाद वो औरत और वो बच्चा देखते ही देखते उस मंजर से गायब हो चुके थे। और उसी दिन यानी जब दिन निकला और सुबह हुई तो ये जो मालिक था ये अपने बीवी और बच्चों को लेके जितना भी सामान था उसको वहीं पे छोड़ के इस घर से जा चुका था।